नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, एक अच्छी बात हुई है चाचा और भतीजे के बीच में। देखिए, बार और प्रतिबार यह तो चल ही रहा है कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव प्रथम चरण की यात्रा को आज समाप्त कर चुके हैं, कल दुबई चले जाएंगे। बीजेपी ने पूछना भी शुरू किया है कि 7 दिनों की यात्रा, 25 दिनों की छुट्टी। खैर, लेकिन चाचा और भतीजे में किस बात पर सहमति है? सहमति है शराब को लेकर। नीतीश कुमार तो कहते ही हैं, मेरे जीते जी शराब पीने की छूट नहीं मिलेगी, शराबबंदी खत्म नहीं होगी। तो देखिए, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, बहाना प्रशांत किशोर है जो तीसरी शक्ति है, तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को लेकर एक सवाल पूछा गया था कल तेजस्वी यादव से कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यदि जनसुराज की सरकार बन गई। देखिए, इस सवाल पर भी अब तेजस्वी यादव को जवाब देना पड़ रहा है। तो सरकार बन जाती है तो प्रशांत किशोर 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। ऐसा दावा उन्होंने मेरे साथ साक्षात्कार में भी किया था। तो चाचा और भतीजा कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि सभी पार्टियों में सभी लोग शराब नहीं पी रहे हैं। जीतन राम मांझी का वह बयान भी याद होगा कि बिहार में दारोगा से लेकर एसपी से लेकर जज तक सभी शराब पी रहे हैं, लेकिन पकड़े जा रहे हैं सिर्फ गरीब। और गरीब कितने जेलों में बंद हैं। शराब की होम डिलीवरी भी हो रही है। एक और बात नोटिस करने की है, जब हम लोग विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि वायदे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन वायदों को पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा? बिहार का राजस्व कैसे बढ़ेगा, कमाई कैसे बढ़ेगी, इसकी चिंता कोई नहीं करता, इसकी बात कोई नहीं करता। और बिहार की जनता भोली भाली है। किसी को लग जाता है 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी, किसी को लग जाता है कि नीतीश कुमार प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया देने जा रहे हैं। लेकिन आएगा कहां से काट कर देंगे? और यदि कमाई नहीं बढ़ी, कमाने वाले हमारे बेटे और हमारे जवान, हमारे भाई, वो तो बाहर चले जा रहे हैं। लेकिन चलिए, शराब को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हैं, प्रशांत किशोर अलग हैं। तो तेजस्वी यादव भी आएंगे तो शराबबंदी नहीं खत्म होगी, इस बात के संकेत मिलते हैं। लेकिन हमें वह भी याद है कि बीच में कहा जाता था कि नहीं, शराबबंदी नीति की समीक्षा होनी चाहिए। हमें 2015 का दौर भी याद है, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी और बिहार में ही सबसे अधिक संख्या में शराब की दुकानें खोली जा रही थी। यह तो अचानक एक दिन नीतीश जी के मन मस्तिष्क में गांधी जी प्रकट हुए और नीतीश जी ने फैसला कर लिया। मुझे याद है, मैं उस दिन पटना से दिल्ली के लिए हवाई जहाज पकड़ने को पटना के एयरपोर्ट पर था, तभी यह खबर फ्लैश हुई कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला कर लिया और इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारियां शुरू हो गई थी। लेकिन क्या हाल है, सच्चाई क्या है, यह हमें और आपको पता है और जीतन राम मांझी को पता है। अजीत जी, आप नहीं, देखिए, सच्चाई तो मुख्यमंत्री को भी पता है, सच्चाई बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष को भी पता है। और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव, वो जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनको भी सच्चाई पता थी सरकारी तौर पर। जी। तो एक तो पहले शराबबंदी की जो समीक्षा की बात है, वो एक पहली ज़रूरत है कि व्यावहारिक रूप से ये कितना सफल है, इसमें कितनी कामयाबी मिली है और इससे जो फ़ायदे हुए हैं, वो राजस्व के नुकसान से ज़्यादा हैं। आपको इस बात का आकलन करना होगा। जी। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्रोहिबिशन, किसी भी तरह का प्रोहिबिशन, किसी तरह की पाबंदी आज तक कहीं सफल नहीं हुई। वो कहीं सफल नहीं हुई है, उसका विफल होना अनिवार्य है। किसी भी तरह की पाबंदी की, आप जिस चीज़ पर पाबंदी लगाएँगे, उस चीज़ की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उस चीज़ को लोग रेबेल करना समझते हैं कि उसको लोग उल्लंघन कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोहिबिशन कहीं सफल नहीं होता है। आप
लिमिटेड प्रोहिबिशन करें, कुछ शर्तों के साथ पाबंदी लगाएं और जहां जरूरत हो वहां उस पाबंदी में छूट दें, तो जी। वो सफल होता है। जैसे गुजरात में काफी हद तक सफल है, हालांकि वहां भी सफल नहीं कह सकते हैं, हम्म। लेकिन वहां काफी हद तक इसलिए सफल है क्योंकि कानून को बहुत लचीला रखा गया है कि जहां जहां भी कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है वहां आप उसको इंटरनेशनल जोन घोषित कर दीजिए, लोग वहां शराब की आपूर्ति हो जाती है, सर्व किया जाता है। तो वहां कई तरह की छूट है, लिबरल है। इसके बावजूद वहां परमानेंट अवैध शराब पकड़ी जाती है, या ये खबर आती है कि लोग दमन दीव जा रहे हैं आसपास के इलाकों में जाकर के और शराब का सेवन कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वहां भी पूरी तरह से पाबंदी हो गई या तमाम गुजराती लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। लेकिन उसी तरह से हरियाणा में एक समय बंसीलाल जब मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्होंने शराबबंदी की थी और बहुत जल्दी वो डिसीजन वापस लेना पड़ा था, बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र उसका याद है कोई सर, लाभ नहीं। महाराष्ट्र याद अब है। महाराष्ट्र में कोई लाभ नहीं हुआ उसका, उसको तुरंत वापस लेना पड़ा था। सारे फैसले, इस तरह के पाबंदी के फैसले तुरंत वापस लेने होते हैं। और जितने उसका गैंगस्टर पैदा हुए उसी कारण पैदा हुए। उसी समय पैदा हुए शराब की, और जिस समय पाबंदी थी, जिस चीज पर पाबंदी करिए उसमें देखिए कितनी कालाबाजारी होती है, जिस चीज में आप कोटा परमिट करिए देखिए उसमें कितनी कालाबाजारी होती है। पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम महाराष्ट्र, मुंबई का शराब और सोने की तस्करी से खड़ा हुआ। बिल्कुल। नशीली दवाओं की स्मगलिंग तो उसमें बाद में शुरू हुई। पहले तो विदेशी घड़ियां, जब विदेशी सामान की अनुमति नहीं थी तो विदेशी घड़ियां थी, ज्वेलरी, सोना और शराब। तो ये वो स्थिति बिहार में भी है, जो जिस स्थिति से आज से 30 साल पहले, 4 दशक पहले महाराष्ट्र निकल चुका है, बिहार में वो स्थिति है। बिहार में जो सबसे फलता फूलता उद्योग है वो शराब की तस्करी का है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है, या वो तो गृह मंत्री खुद ही है, उनको तो पुलिस की भी सारी रिपोर्ट आती है, उनको सब पता है कि कितनी शराब पकड़ी जा रही है। और ये एक जनरल ट्रेंड है कि जितना पकड़ा जाता है एटलीस्ट उसका 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना तक ज्यादा सर्कुलेशन में होता है। जितना आप पकड़ते हैं उससे 100 गुना ज्यादा सर्कुलेशन में। तो घर घर होम डिलीवरी हो रही है शराब की। लोग कच्ची शराब बनाए जा रहे हैं चारों तरफ, जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं। आस पड़ोस के राज्यों में लोग जा करके पार्टियां कर रहे हैं, शादियों के लिए लोग बगल अगल के राज्यों में जा रहे हैं। अब बिहार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। और शराब की समस्या जस की तस तो नहीं कहेंगे, लेकिन बनी हुई है पहले से। निश्चित रूप से जब बिल्कुल। पाबंदी होगी तो कुछ ना कुछ उसमें कमी आएगी, क्योंकि जो लोग शौकिया पीने वाले हैं, जिनको लगता था कि बहुत आसानी से बगल के दुकान में उपलब्ध है तो ले लिया, उन लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन जो लोग हार्डकोर पीने वाले थे, जो शराबी थे या जो पार्टी करने वाले लोग हैं, वो तो जा ही रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं से मंगा ही रहे हैं, उनको मिल ही रहा है। और नहीं, पूरी एक ब्लैक अजीत मनी जी, की इकोनॉमी देखिए बिहार मैं में बन रही है शराब की वजह बिहार से। पुलिस के किसी भी पदाधिकारी से, जिन्हें सख्त मिजाज पुलिस पदाधिकारी माना जाता है, उनसे ऑफ कैमरा आप पूछ लीजिए, वो कहेंगे ज्ञानेश्वर जी यह रुक नहीं सकता है, और इसके कारण सारी विधि व्यवस्था जो कसरत हम करते थे वह कर बिल्कुल। नहीं पाते। अभी देखिए पटना सिटी में एक भाजपा नेता की हत्या हुई। उनका जुर्म इतना था, शराब छोड़िए, इसके बाद सूखा नशा, कि उनके घर के आसपास स्मैकियस का अड्डा बन गया था, और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस वालों से कर दी थी। तो पुलिस वालों ने उन्हें बचाया तो नहीं, जो स्मैकियस थे उन्होंने मार ही दिया। मैं कल ही किसी का वीडियो सुन रहा था, जब मैं गांव की बात करता हूं, बूढ़ों की बात करता हूं, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो गांव का उदाहरण दे रहे थे कि जो गांव में बड़े बड़े घर बन रहे हैं इन दिनों में, उसके पीछे शराब के धंधे में शामिल लोग अधिक हैं, या तो शराब या साइबर। तो यह देखिए सामाजिक रूप से भी आप कहेंगे कि गांव में अच्छे घर बन रहे हैं, गांव के घरों में एसी लग रहे हैं, ठीक है, एक तरह से तो अच्छी बात है, लेकिन यह भी पता किया जाना चाहिए कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, क्या सोर्सेज जो हैं वह सही है। क्योंकि हमने देखा है उस जंगल दौर में जो सख्त मिजाज एसपी हुआ करते थे, वह मोटरसाइकिल की जब चेकिंग होती थी तो मोटरसाइकिल पर जो हवाई चप्पल या गंदा चप्पल पहनकर चल रहा होता था, उससे पूछा जाता था पेट्रोल भराने के लिए पैसे कहां से ला रहे हो, और वहीं से जांच शुरू हो जाती थी। लेकिन अब तो सारी बातें, और शराब कहां नहीं है। हाँ, तो ये वही कह रहे थे कि अभी इस बात को, इसकी समीक्षा की जरूरत है। अब जी। वैसे भी 8 साल हो गए बिहार में शराबबंदी लागू हुए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए है, और इसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसका आकलन करना चाहिए। रेवेन्यू का कितना लॉस है,
हम वहाँ बिहार में जो तस्करी से शराब आ रही है, उससे जो ब्लैक मनी की एक इकोनॉमी खड़ी हो रही है, उसका क्या थ्रेट है सोसाइटी के लिए और प्रदेश की इकोनॉमी के लिए? सामाजिक रूप से समाज के ऊपर उसका क्या असर है, इसका आकलन करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं, मतलब ये जो आपने कहा ना कि साइबर फ्रॉड हो रहे हैं या शराब की तस्करी हो रही है या ज़मीन का कारोबार हो रहा है और पुलिस को किसी तरह से किसी दूसरे क्राइम को रोकने का ना समय है, ना साधन है। पुलिस फोर्स बिल्कुल। अधिकतर पुलिस फोर्स लगी हुई है शराब पकड़ने में और शराबियों को पकड़ने में, उनको जेल भेजने में, उनका चालान काटने में, उनको सजा करवाने में, उनका अभियोजन कराने में। और अदालतें भरी हुई हैं शराब के मामले में पकड़े गए लोगों की जमानत के की फाइलों से। इस पर सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर चुकी है, हाई कोर्ट तक टिप्पणी कर चुकी है कि भाई नियम कानून आप सोच समझ करके बनाइए। आप ऐसे कानून बना दे रहे हैं जिससे अचानक लाखों लोग पकड़े जा रहे हैं और अदालतों को वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो उससे डील कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, इनका आकलन होना चाहिए। तेजस्वी यादव का जो रुख है, जो उनके पिता लालू यादव का भी और आरजेडी का रुख एक समय शराबबंदी के बहुत खिलाफ था, बहुत विरोध में था कि इसको इसको इसकी समीक्षा करके और वापस लिया जाना चाहिए। गरीब आदमी पकड़ा जा रहा है इसमें। एक समय तो जातियों की बात आई थी कि अमुक अमुक जाति के लोग ही ज्यादातर पकड़े जा रहे हैं और जातीय विद्वेष के तहत लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये सब भी आरजेडी के लोग कहते थे। जी। अब अचानक तेजस्वी यादव को भी शराबबंदी पसंद आने लगी। उनको भी लगने लगा कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है। क्यों लगने लगा? क्योंकि एक तीसरा प्लेयर आ रहा है, वो कह रहा है कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। अब बिल्कुल। अगर प्रशांत किशोर ने ये बात नहीं कही होती तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव कहते कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे। जी। लेकिन अब वो आइडिया वो ले गए प्रशांत किशोर, तो अब हुँ। आपको क्या करना है? मजबूरी में आपको नीतीश कुमार का समर्थन करना है। तो ये एक बात यह भी पूछी जानी चाहिए है कि अचानक तेजस्वी यादव के मन में महात्मा गांधी के लिए कब प्रेम जगा, या महात्मा गांधी के इस विचार के प्रति कैसे उनके मन में प्रेम आया, या नीतीश कुमार के मन में भी महात्मा गांधी का शराबबंदी का विचार अचानक कैसे क्लिक हुआ। 1 साल पहले तक हमने देखा था, आप तो लगातार वहां देख रहे थे, हम जब आते थे तो अपने मोहल्ले के आसपास एक नई शराब की दुकान हमको दिखती थी और बिल्कुल। 200-400 मीटर पर, 500 मीटर पर शराब की दुकानें खुल गई थी। गांव-गांव, हुँ। कस्बों-कस्बों में शराब की दुकानें खुल गई थी। तो लोगों ने कहा कि ये नई आबकारी नीति नीतीश कुमार ने बनाई है जिसके तहत खुले हाथ से लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। तो 2015-2016 के अप्रैल के पहले वही नीतीश कुमार खुले हाथ से शराब के लाइसेंस बांट रहे थे और अचानक हुँ। अप्रैल में 2016 में उनको ध्यान आया कि अरे महात्मा गांधी ने तो कहा है कि शराबबंदी ठीक नहीं है, तो हम शराबबंदी कर देते हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी के चेले बन गए, वहीं लगे हाथ। तो ऐसा तो हुँ। है नहीं कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी को में जाना। महात्मा गांधी ने तो यह भी कहा कि मांसाहार खाना ठीक नहीं है। हाँ, महात्मा गांधी ने तो बहुत सारी बातें कही है ना। महात्मा जी। गांधी ने तो शासन चलाने की एक पूरी प्रणाली उन्होंने डिस्कस की हुई है। बिल्कुल। तो उस पर भी हम लोग आएंगे, गांधी का जो विषय है। लेकिन पहले तो नीतीश कुमार जब 2005 से सर मुख्यमंत्री थे तो 11 साल तक क्या वो महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानते थे, या महात्मा गांधी के विचारों के बारे में नहीं जानते थे? या उसके पहले भी आप सरकार में थे, आप केंद्र में मंत्री थे और उस समय भी जब आपने समता पार्टी बनाई थी, उस समय भी आपने घोषणा पत्र जारी किया होगा। तो हमको कोई भी आदमी दिखाए कि 1995 के चुनाव का समता पार्टी का घोषणा पत्र, 2005 का घोषणा पत्र, 2000 का घोषणा पत्र, 2005 का घोषणा पत्र, 10 का घोषणा पत्र, कोई भी 2015 का यहाँ तक कि घोषणा पत्र कोई बताए जिसमें जनता दल यू ने कहा हो कि हम शराबबंदी कर देंगे, हम सरकार में आएंगे तो हम शराबबंदी कर देंगे। और आपने शराबबंदी के नाम पर मैं वोट तो नहीं यह मांगा भी था देखता 2000। हूँ अजीत जी, आपका तो झारखंड से विशेष वास्ता है कि देखिए बिहार में शराबबंदी के कारण मैं जब पहले कोडरमा जाता था, रांची जाता था, मतलब सड़क मार्ग से, तो कोडरमा में ढंग का एक रेस्तरां भी नहीं था। लेकिन अब देखिए कोडरमा की इकोनॉमी, रेस्तरां बिल्कुल। भी है, होटल भी है। शराब हम्म। पीजिए, वहीं रुक जाइए, ताकि बिहार में प्रवेश करने पर देवघर क्यों लोग जा रहे हैं? देखिए बाबा का दर्शन करना है, लेकिन एक और बहाना भी है। आप यूपी के बॉर्डर को देख लीजिए, नेपाल के बॉर्डर को देख लीजिए, बंगाल के बॉर्डर को देख लीजिए। वैसे शहर जो बिहार से सटे हुए हैं, उनकी इकोनॉमी शराब ने, और वहां सबसे अधिक दुकानें खुली, वहां सबसे अधिक रेस्तरां। बिहार का पैसा वहां जा रहा है। उन राज्यों ने प्लान करके बॉर्डर के शहरों में दुकानें खोली और ज्यादा लाइसेंस दिए शराब के। उनको लग गया जी। कि ये अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाया जाए। अब ये जब आपने कभी चुनाव के घोषणा पत्र में आरजेडी ने या जेडीयू ने नहीं कहा शराबबंदी का, एक दिन अचानक आपको इल्हाम हुआ, आप उठे और आपने शराबबंदी कर दी। तो बिल्कुल। अगर ये टेंडेंसी है बिना किसी
आपने उसका कोई सर्वे कराया हो, कोई समीक्षा कराई हो, कोई एक रेवेन्यू मॉडल सोचा हो, ये प्लान किया हो कि इससे जो रेवेन्यू का लॉस होगा वो हम कहाँ से उसकी भरपाई करेंगे, तब तो एक बात समझ में आती है। फिर नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है कि अचानक आपको एक दिन आए मन में कि हम शराबबंदी कर देते हैं, कल को कोई और चीज आपके दिमाग में आ जाए कि बंद कर देंगे, तो आप बंद कर देंगे, कल कोई और कोई महात्मा गांधी के जीवन का चैप्टर बंद पढ़ लेंगे तो आप कोई नया डिसीजन ले लेंगे। इस आधार पर डिसीजन नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति के विम्स एंड फैंसीज पर डिसीजन नहीं होते हैं, किसी एक आदमी के इल्हाम से राज्य नहीं चलता है, ना देश चलता है। उसके लिए बहुत एक पूरा तंत्र बना हुआ है, उस तंत्र के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। जब हम समीक्षा की बात करते हैं ज्ञानेश्वर जी, तो ये तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये समीक्षा होनी चाहिए है कि जो कहा जाता है कि घरेलू हिंसा रुक गई, शराब से संबंधित होने वाले अपराध रुक गए, कहाँ अपराध रुक गए? अपराध तो कम नहीं हुआ, अपराध तो बढ़ता जा रहा। संगठित अपराध जरूर रुक गया, लेकिन पहले भी कोई संगठित अपराध बूटलेगिंग का तो था नहीं। शराब बिल्कुल। बनाने का तो कोई संगठित अपराध कोई बिहार में नहीं होता था, लेकिन वो संगठित अपराध खत्म हो गया, लेकिन बूटलेगिंग तो नहीं खत्म हुई। कच्ची शराब और जहरीली शराब से तो लोग मर ही रहे हैं, उसका कारोबार तो बढ़ गया। तो अपराध कम नहीं हुए हैं, घरेलू हिंसा में निश्चित रूप से कुछ कमी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आप अड़ोस पड़ोस के राज्य देखिए, देश के दूसरे राज्य देखिए ज्ञानेश्वर जी, क्या उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है तो वहां सारे लोग शराब पी करके आपस में कट के मर जा रहे हैं, लड़ के मर जा रहे हैं शराब पी करके? बिल्कुल। क्या झारखंड में शराबबंदी नहीं है तो वहां हर घर में महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है और हर घर में नहीं, घरेलू हिंसा हो रही है? नहीं हो रहा है। आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर दी। देखिए, मैं इधर के दिनों में नोटिस कर रहा हूँ कि शराब की कमाई ने हथियारों की आमद बढ़ा दी है। बढ़ा दी है, ठीक हथियार बात अधिक है। आ रहे हैं। कुछ महीने पहले मुजफ्फरपुर में एक AK-47 की जब्ती हुई और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस AK-47 का इस्तेमाल शराब की गाड़ियों को एस्कॉर्ट करने के लिए किया जा रहा था और AK-47 भाड़े पर लग रहा था ताकि दूसरे जो तस्कर हैं रास्ते में रोक कर गाड़ी को डिस्टर्ब न कर दें। तो यह महाराष्ट्र का भी इतिहास है जो आपने कहा कि किस तरीके से वहां सारे अंडरवर्ल्ड गैंग इसी से पनपे। तो हथियारों की आमद इतनी बढ़ी है और जो बेरोजगार हैं उनके पास कट्टे आ गए, तमंचे आ गए आपस में। तो यह एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। जी जी। हाँ, हाँ, आपने एक एक समस्या को कम करने के लिए, देखिए ये तो उस तरह की समस्या है ना कि आपको कान में दर्द होने लगे तो आप कान काट दीजिए और हाथ में दर्द होने लगे तो हाथ काट दीजिए। आप एक नई समस्या खड़ी कर लीजिए। हम्म, यही किया ना आपने कि आपको एक समस्या दिख रही थी कि घरेलू हिंसा है या शराब की वजह से कुछ परेशानी है, कुछ अपराध है, तो उसको रोकने के लिए आपने दूसरे नए रास्ते खोल दिए। आपने उससे बड़ी समस्याएं खड़ी कर ली और उसकी समीक्षा करने को आप तैयार नहीं है। आप हमारे जीते जी नहीं होगा, ये इस तरह की तानाशाही का रवैया, इस तरह की तानाशाही की बात ठीक नहीं लगती है डेमोक्रेसी। और जो बार-बार आप आइए, जो आज तंज कर रहे थे तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर के ऊपर तंज कर रहे थे कि महात्मा गांधी की फोटो पीछे लगी हुई है और कह रहे हैं कि शराबबंदी 1 घंटे में खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार भी यही बात कहते हैं कि महात्मा गांधी ने शराबबंदी की बात कही थी। महात्मा गांधी ने शराबबंदी की बात जरूर कही थी, लेकिन हम लोगों को अभी बहुत सारी बातों पर उनके दूसरे व्यूज, क्या उन्होंने व्यूज बदला, समय के साथ अपने को बदला, ये जानने का मौका नहीं मिला है। वो रहते देश आजाद हो जाता और वो रहते तो शराबबंदी पर उनके क्या विचार होते ये हमको नहीं पता है। बिल्कुल। और उन्होंने खुद ही कहा हुआ है महात्मा गांधी ने कि अगर किसी एक मुद्दे पर हमने 2 बातें कही हैं तो मेरी बाद वाली बात को माना जाए, पहले वाली बात को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि बाद की बात हमारे अनुभवों पर आधारित होगी। तो देश की आजादी के बाद उनका क्या अनुभव होता और जब स्वतंत्र रूप से देश चलाने के लिए राजस्व की बात उनके सामने आती तो उनका क्या विचार होता, ये हम लोग को नहीं पता है। जी। ये बात गांधी के 2 सबसे प्रिय शिष्यों को पता थी, जिन लोगों ने देश चलाया गांधी के बाद। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप मुख्यमंत्री हुए। तो क्यों नहीं उन दोनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री हुए, हाँ, जी, वो मतलब नेहरू प्रधानमंत्री और सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री। तो क्यों नहीं दोनों ने देश में शराबबंदी लागू कर दी महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए? बिल्कुल। भाई उन दोनों से बड़ा तो महात्मा गांधी का शिष्य नहीं हुआ कोई हमारी नजर में जो सक्रिय राजनीति में रहा हो। ऐसे आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे लोग थे जो इतर थे, जैसे जयप्रकाश नारायण थे जो राजनीति में नहीं गए उस तरह से। तो उनसे बड़ा भक्त जो है नेहरू और पटेल से तो नहीं था कोई, लेकिन उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी नहीं लागू की कि गांधी ऐसा चाहते थे हम शराबबंदी लागू कर देते हैं, अब क्योंकि गांधी की व्यावहारिक बात राजनीति में उनको पता था। आज गांधी की बात हो गई। बात तो लोग लोहिया की भी करते हैं, समाजवाद की करते हैं, बात तो कर्पूरी ठाकुर की भी करते हैं। लोहिया तो परिवारवाद के खिलाफ थे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे को जब टिकट दिया जा रहा था तो कर्पूरी ठाकुर की क्या टिप्पणी थी, वे बिल्कुल, हाँ। स्वयं अपना टिकट
इनकार कर रहे बोल थे। रहे थे कि हाँ ठीक है, फिर रामनाथ ही लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। तो बिल्कुल। जो आप जिस थ्योरी को, जिस सिद्धांत को मानते हैं, अब गांधी के सिद्धांत की को ही मानने के लिए चल चल पड़े अगर, तो जैसे गांधी ब्रह्मचर्य पर बड़ा जोर देते थे, सबको पता बिल्कुल। है। हम्म। तो कितने लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया? क्या सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, या सरकार कानून बना करके लोगों को ब्रह्मचारी बनाने लगे? कि गांधी जी चाहते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन हो, और वो तो ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे लगातार। तो ये पूरे उनके पूरे शिष्यों में एक जयप्रकाश नारायण हुए और प्रभावती जी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जी। और कितने लोगों ने इसका पालन किया है। गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार को सर्वोदय का सिद्धांत पता होगा। तो क्या सर्वोदय का सिद्धांत लागू करेंगे? वो चाहेंगे कि देश, बिहार की सारे सारे लोगों की में संपत्ति बराबर बराबर बटे, समाजवाद आ जाए उस तरह से? गांधी के सर्वोदय सिद्धांत का पालन करेंगे? गांधी की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ट्रस्टीशिप का है, और वो हम्म। मानते थे कि जितने कारोबारी हैं, जितने उद्योगपति हैं, धन संपत्ति उनकी नहीं है, वो उस संपत्ति के ट्रस्टी हैं, और उसका इस्तेमाल जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार कानून बना देंगे कि ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप को, सिद्धांत को लागू किया जाए? और सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी का जो जिन चीजों पर सबसे बड़ा जोर था, वो सत्य और अहिंसा, और सत्य के प्रयोग तो उन्होंने बिहार में ही सीखे, चंपारण में ही सीखे उन्होंने, और बिल्कुल। चंपारण में ही ये सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया कि हम्म। सत्य जो है इस रूप में सामने आना चाहिए है कि उसको कहीं भी प्रस्तुत करें तो उस पर कोई सवाल न उठा सके। तो हमारे बिहार में कितने नेता सत्य के प्रयोग कर रहे हैं, कितने लोग सत्य पर टिके हुए हैं, कितने लोग अहिंसा पर टिके हुए हैं, कितने लोग सर्वोदय के सिद्धांत को मान रहे हैं, कितने लोग उनके ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को मान रहे हैं, कितने लोग उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मान रहे हैं। आप एक गांधी जी ने नशाबंदी, शराबबंदी के लिए कहा दिया था, और वो मानते थे, और उन्होंने उसके बारे में कहा कि ये ठीक नहीं है समाज के लिए। हम्म। लेकिन वो एक ब्रिटिश राज के समय, अंग्रेजों के राज के समय, उन्होंने एक देश में जब उनको दिख रहा था कि आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारत के लोगों में एक नैतिक बल की भी जरूरत है, तो सत्य और अहिंसा के साथ वो शराबबंदी को भी रखते थे। देश आजाद होता और अपने स्वतंत्र रूप से हमको अपना शासन चलाने की, गांधी जी सब एक स्वदेशी पर बड़ा जोर देते थे, विदेशी चीजें जलवा देते थे। तो कोई आगे आए, कोई बिहार का नेता आकर के कहे कि सारी विदेशी चीजें जलाई जाए? सारे नेता तो विदेशी चीजें इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों से लेकर के और पेन से लेकर के मोबाइल तक, सब चीजें। तो बिल्कुल। वो गांधी जी का पालन नहीं कर, गांधी जी के 99.9% सिद्धांत का पालन नहीं करना है, एकदम उसके उल्टा चल के काम करना है, उसका उल्टा हम्म। आचरण करना है। लेकिन 0.1% में जो एक बात उन्होंने कभी कही है, वो भी उनके मूल सिद्धांतों में नहीं आता है। उनके सत्य, अहिंसा, और जो बुद्ध के सिद्धांत थे, जो जिनको गांधी ने फॉलो किया था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ट्रस्टीशिप, सर्वोदय, इसमें नहीं है शराबबंदी का सिद्धांत। उन्होंने एक शराबबंदी पर टिप्पणी की, उनके मूल सिद्धांतों में नहीं है ये। लेकिन आप उस टिप्पणी को पकड़ के बैठे हैं, और उनके सिद्धांत जो है उसमें से किसी का पालन नहीं कर रहे हैं, और न देखिए नीतीश ना कुमार को कर रहे हैं, न तेजस्वी यादव ये को कर रहे ये पूरी होटल इंडस्ट्री बिहार की बैठ गई। मैं पिछले 25 वर्षों से सुन रहा हूं, आपने भी देखा है, पटना के बीरचंद पटेल पथ पर अति विशिष्ट इलाका है, परिवहन भवन है, उसे हेरिटेज होटल बनाने की बात कब से। ललित सूरी साहब अब रहे नहीं, नीतीश कुमार के साथ ही हुआ करते थे। हाँ? तो ललित सूरी साहब को नीतीश कुमार ने ऑफर दिया था जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और तब से आज तक हम सुन रहे हैं, फिर से सुन रहे हैं, पटना में 3 नए 5 स्टार होटल खुलेंगे। ताज खुल गया है, अभी खुला है। देखिए, मैं बोध गया के होटेलियर्स के साथ कभी बैठक कर रहा था, वे इस कदर परेशान हैं कि पहले उनके यहाँ लोग कई कई दिनों तक ठहरा करते थे। बोध गया इतना बड़ा, बिहार में कह लीजिए कि यदि ठीक से कोई पर्यटक शहर है तो वो बोध गया ही है, हैं। बिल्कुल। धार्मिक शहर। लेकिन अब बोध गया में लोग नाइट स्टे नहीं करना चाह रहे हैं, वो दिन भर वहां अपना जो भी करना है करते हैं, उसके बाद वे या तो वाराणसी चले जा रहे हैं या कहीं और चले जा रहे हैं। तो आप इन चीजों को नहीं देख रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं लैंडलॉक स्टेट है, हमारे यहाँ उद्योग नहीं लग सकते हैं, हम पर्यटन को कैसे बढ़ावा दें इसकी बात भी नहीं सोचते हैं, हम सर्विस इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जाएं यह भी बात नहीं सोचते हैं। कि मैं उदयपुर गया था, मैं बार बार इस बात का उदाहरण देता हूं। मैं एक होटल में था, वहां जो सेफ थे वो बिहार के ही रहने वाले हैं। उन्होंने आकर मुझसे कहा, ज्ञानेश्वर जी यहाँ आप 50,000 लाख रुपए खर्च करके जाएंगे और यह पैसा यहीं रह जाएगा, लेकिन यदि एक शाम आपको पटना में हम 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए दे दें और आपको मोबाइल नहीं लेना हो, आपको महंगी घड़ी नहीं लेना हो, कोई गोल्ड नहीं लेना हो, तो आप 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिल्ली जाकर खर्च कर देंगे, उदयपुर जाकर खर्च कर देंगे।
तो कमाई का पैसा, यदि आपका पैसा अपने ही प्रदेश में खर्च नहीं हो रहा है, तो फिर आप पिछड़ते ही चले जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए शराबबंदी की जो नीति है उसकी समीक्षा करनी चाहिए है, और खुले दिल से नीतीश कुमार को भी, तेजस्वी यादव को भी इस पर विचार करना चाहिए है। और प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बना करके सिर्फ उसका विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, शराब की वह नीति भी खराब थी जो नीतीश कुमार ने शुरू की थी। जी। आप गांव-गांव, कस्बे-कस्बे शराब की दुकानें मत खुलवाइए। आप शराबबंदी अगर खत्म करते हैं तो उस पर तब भी रिस्ट्रिक्शन रखिए। आप उसमें लाइसेंस की सीमा उस रखिए कि सीमित मात्रा, इतनी संख्या में ही लाइसेंस देंगे। दुकान कहाँ खुलेगी आप ये निर्धारित करिए। स्कूल नहीं हो, कॉलेज नहीं हो, मंदिर नहीं हो, अस्पताल नहीं हो, आप ये निश्चित करिए कि कहाँ आप खोलेंगे। एक शहर में, एक जिले में जहां नीतीश कुमार ने एक बार 100-100 लाइसेंस बांट दिए, तो वहां आप निश्चित कर दीजिए कि 10 लाइसेंस देंगे आप, और इतने शहरों में होगा, इस तरह की सिटी में होगा, इतनी आबादी जहां होगी वहां वहां देंगे लाइसेंस। अब बिल्कुल। इसको नियंत्रित करिए, रेगुलेट करिए इसको। हुँ, हुँ। और रेगुलेट करने का ये फायदा है कि आप जो इलीगल शराब की इंडस्ट्री फल-फूल रही है, जो पैदा हो रही है, आप उसको रोक देंगे, उसको कंट्रोल कर देंगे। क्योंकि शराब की सरकार के लाइसेंस से जो दुकानें हैं, वहाँ लोगों को सही कीमत पर और जो जाली शराब होगी वो नहीं मिलेगी। मतलब हुँ। अच्छी, ठीक क्वालिटी की शराब मिलेगी लोगों को, और सरकार का रेवेन्यू भी आएगा उससे। तो आप उसको रेगुलेट करिए। देखिए, दिल्ली में भी इसी बात के लिए ये मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोग जेल गए थे कि इन लोगों ने शराब की पॉलिसी ही इस तरह से बना दी थी कि गली-गली दुकान खुल जाए और एकदम सस्ती कीमत पर, कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत पर शराब मिले। हुँ। ये दिन भर अरविंद केजरीवाल भी दिन भर गांधी जी का नाम लेते रहते हैं। अभी जेल से छूटे बिल्कुल। तो हनुमान मंदिर गए और गांधी में राजघाट गए। जी। लेकिन क्या नियम बना दिया था कि शराब जो बनाता है वही बेच सकता है। आप सोचिए ये कितना बड़ा, किस तरह की पॉलिसी हो गई। और आपने डिस्ट्रीब्यूटर बीच में से खत्म कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन जाता था, सप्लायर का जो कमीशन जाता था, खत्म। जो शराब हुँ। बना रहा है वही बेच रहा है, तो उसने आधी कीमत पर बेचनी शुरू कर दी शराब। तो वो नीति भी गलत है। और जो नीतीश कुमार ने बनाई थी 15 में, वो नीति भी गलत है। 15 तक, 16 तक जो वो करते रहे थे कि गली गली शराब की दुकान खुलवा देंगे, मत, उस तरह से नहीं होना चाहिए है। हुँ। इतने सहज रूप से नहीं उपलब्ध हो कि लोग घर से निकलते ही शराब मिल जाए। उनको लेने जाने के लिए एफर्ट लेना पड़े कहीं, इस तरह की आप इस तरह का लाइसेंसिंग बनाइए, आप लाइसेंसिंग रखिए उसमें, लाइसेंसिंग रखिए, ताकि महँगी शराब कर दीजिए। हाँ, वही करें। आप उसको लिमिटेड कर ले, मतलब उसका लिमिट एक लगाइए, लाइसेंस का भी और मतलब उपलब्धता का भी। जो बड़े शहर हैं जहाँ पर्यटन आपका विकसित हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिए। वहाँ बार और रेस्टोरेंट में अभी लाइसेंस देने अभी के नियम आपने आप देखा गुजरात में जो सेंटर खुला, जो कैंपस खुला, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, अभी वहाँ गिफ्ट हो सिटी गया का ना, भी काम डाइन एंड करके आए ड्रिंक, डाइन एंड ड्रिंक हो गया हैं। ना? हाँ। तो वो वहाँ वहाँ होता है। वहाँ कोई भी सेमिनार होता है, तो जहाँ सेमिनार होता है उस इलाके को इंटरनेशनल जोन घोषित कर दिया जाता है और वहाँ शराब मिलती है। तो आप उस तरह के, आप पर्यटन को विकसित करने के लिए आप बार और रेस्टोरेंट में जो लाइसेंस होता है उसको रेगुलेट करिए। मतलब आप रेगुलेशन के साथ उसको लागू करिए। उसका उसका क्या फायदा है? एक तो रेवेन्यू आने का फायदा है, दूसरे जो इलीगल शराब का धंधा है वो बंद होगा, जो तस्करी है शराब की वो बंद होगी, जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी है वो बंद होगी, ये जो नकली शराब पी करके लोग मर रहे हैं ये बंद होगा, ये तमाम चीजें बंद होंगी। जीतन राम मांझी की बातों से आप कितना सहमत होते हैं अजीत जी? वो कहते हैं कि दारोगा से लेके एसपी से लेकर जज तक सभी पी रहे हैं, और कोई पार्टी नहीं कह सकती है जो कि शराबबंदी के खिलाफ पक्ष में है, वो भी नहीं कह सकती कि हमारे कोई नेता नहीं पी रहे। क्या आरजेडी के नहीं, वो नेता कहेगा कह कोई, देंगे आपने हमारे आप यहाँ कोई नहीं पीता है? बिहार भवन में क्या हो, बिहार निवास में क्या होता है, किस तरीके से शाम को रंगीन पार्टियां होती है, किसी को पता नहीं है क्या? बिल्कुल पता है भाई। अगर वो लोग ऐसा कहेंगे तो झूठ बोल रहे होंगे। हम तो अभी भी आए बिहार से घूम करके घर मोतिहारी से, और पहले भी जाते रहे हैं। हमको तो फर्क ये लगा कि दुकान नहीं है सिर्फ, जी। उस दुकान नहीं है खाली। नहीं तो वो जो आपने भी 10 बार 100 बार सुना होगा, हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि वो जो एक एक वन लाइनर लोग बोलते हैं कि एकदम भगवान की तरह हो गया है शराब। हम्म। मतलब दिखता नहीं है लेकिन उपलब्ध हर जगह है। जैसे भगवान दिखाई नहीं देते हैं लेकिन कण कण में विराजमान होते हैं, हर जगह होते हैं। वही जी। स्थिति शराब की है कि दिखाई नहीं देती है लेकिन हर जगह है। आप इशारा करिए आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो जीतन राम बिल्कुल। मांझी ने जो कहा वो एकदम सही बात कही, 100% सही बात कही उसमें। और बड़े लोगों की उपलब्धता तो बहुत आसान है, बड़े लोगों को तो मिल ही रहा है। जो छोटा आदमी भी चाह रहा है उसको मिल रहा है। हम्म। अब उसको ये है कि उसको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। कई बार नकली शराब मिल रही है, कई बार उसको कच्ची शराब आ रही है जिससे लोग पी करके मर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रुक जाएंगी अगर आप समीक्षा करते हैं और इसको रेगुलेट करके, पॉलिसी को रेगुलेट करके लागू करते हैं। बिल्कुल। लाइसेंसिंग करते हैं उसमें, दुकानों के लिए लाइसेंस और बार रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस, उसकी टाइमिंग फिक्स करते हैं। उसके लिए उम्र का क्राइटेरिया रखते हैं। जैसे दिल्ली में आप जाइए दुकान पर जहां बार का लाइसेंस है, वहां लिखा हुआ है कि 25 साल से कम उम्र के आदमी को नहीं मिलेगी। तो 25 साल आप से। 25 साल, अच्छा, 25 साल, हाँ। हाँ,
तो वो वहां उस तरह का आप रेगुलेशन लगाइए। हालांकि इसका बड़ा यहाँ विरोध होता है कि भाई लोग 18 साल में वोट डाल सकते हैं, 21 साल में शादी कर सकते हैं, तो शराब के लिए 25 साल क्यों इंतजार करना है? हम्म, लेकिन 25 साल है और वो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में डिस्प्ले किया होता है बाहर, और उसको लोग उस पर निगरानी रखते हैं। तो 10 तरह से रेगुलेट करने के उपाय है। तो सरकार को रेगुलेट करने के उपाय करने चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए है, और इसको पॉलिटिक्स का इशू नहीं बनाना चाहिए है। आप बिल्कुल। पॉलिटिक्स में ले जाएं तो एटलीस्ट महात्मा गांधी का नाम मत लीजिए। ये हमारी एकदम करबद्ध प्रार्थना नीतीश कुमार से भी है और तेजस्वी यादव की भी है कि इससे महात्मा गांधी का नाम मत लीजिए। और तो अभी अभी मैं इंदौर गया था, पहले तो महाकाल का दर्शन किया, फिर काल भैरव गया, और कहा गया कि देखिए जब तक भगवान को यहाँ शराब नहीं पिलाएंगे तब तक ठीक नहीं रहेगा। तो सुबह 5 बजे दुकान खुल जाती है और 6:30 बजे पहले मैंने भगवान को शराब पिलाया, और उसके बाद फिर ठीक है हमने नहीं पिया, हमने वही दान दे दिया जो बचा हुआ था, लेकिन भगवान को भी शराब पीने की परंपरा, पिलाए जाने की परंपरा भी है इसी देश में है, इसी देश में है। हाँ, इस देश में है। तो वो सोमरस है, सोमरस के जिक्र तो हम लोग हमेशा सुनते हैं तमाम चीजों को, और जितने लोग मांस मछली भी नहीं खाते हैं या मंगलवार गुरुवार करते हैं वो लोग भी शराब पीते हैं, उनको शराब से परहेज नहीं है। हम्म, तो वो उसका रेवेन्यू का नुकसान, उसकी व्यवहारिकता पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाकी पक्ष जो हैं वो अलग है, बाकी पक्षों पर आप दूसरे तरह से, अब जैसे घरेलू हिंसा है तो उसको रोकने के लिए क्या पुलिस सक्षम नहीं है? क्या महिला पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई है? या महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए आपने कोई टोल फ्री नंबर नहीं शुरू किया है? कुछ दूसरे उपाय नहीं किए हुए हैं? ये इस तरह का तो कोई मतलब नहीं है ना कि गोली चला करके लोग हत्या कर रहे बिल्कुल। हैं तो हथियार ही बंद करा दीजिए, हथियार का लाइसेंस किसी को देंगे ही नहीं, चाकू पर भी पाबंदी लगा देंगे क्योंकि चाकू मार करके लोग हत्या कर देते हैं। तो ये तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप कहां जाकर के रुकेगी ये सारी चीजें। इसको रोकना, प्रोहिबिशन, किसी तरह का प्रतिबंध किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं है, बट उल्टे उससे उससे समस्या और गंभीर होती जाती है, हालात और बिगड़ते जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए। और प्रशांत किशोर भी जो कह रहे हैं वो ये नहीं, वो कह रहे हैं कि हम 1 घंटे में हटा देंगे, लेकिन हटा करके किस रूप में लागू करेंगे, वो जब उनके भी डिटेल्स, उनका रोड मैप आएगा, जब ब्लूप्रिंट आएगा, तो हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से हटाने बिल्कुल। के बाद किस तरह से लागू करना चाहते हैं, वो क्या रेगुलेशन ले आते हैं, क्या रूल्स होते हैं उनके, किस तरह का नियंत्रण रखते हैं वो उस पर, वो भी देखना है। तो हम लोग, ये हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि बिहार में टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटलिटी की पूरी इंडस्ट्री है, उसको बचाने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इसकी समीक्षा की जरूरत है। इस पर से पाबंदी हटा करके और इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। ब्लैक मनी की इकोनॉमी को रोकने के लिए, तस्करी रोकने के लिए, ये जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है, इसको, अपराध जो आपने कहा कि हथियारों की आपूर्ति, हथियार जमा किए जाने लगे, इन सब चीजों को रोकने के लिए इस बात को खुले दिल से इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए है, लोगों की राय भी लेनी चाहिए है, और उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए। एकदम किसी चीज को खारिज करना, किसी चीज को एकदम जीवन के साथ जोड़ लेना कि हमारे जीते जी तो ये चीज नहीं होगी, ये नहीं होना चाहिए है। और ये काम गांधी के नाम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गांधी के नाम पर करना चाहते हैं तो समग्र रूप से करिए, गांधी के सारे सिद्धांतों को, सारे दर्शन को लागू करिए। चलिए, तो देखिए बिहार की सच्चाई हमने आपको बताने की कोशिश की है, और शराब को लेकर जो विवाद है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार एक हो गए हैं, प्रशांत किशोर का सुर अलग है। आज बातचीत लंबी हो गई, हम लोग बातचीत इस मुद्दे पर भी करना चाहते थे कि जो बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वह देने की बात तो कर रही है, खर्च करने की बात कर रही है, लेकिन कमाने का क्या रास्ता तलाश रही है, बिहार की कमाई कैसे बढ़ेगी, इस पर भी हम लोग किसी न किसी दिन विचार करेंगे। क्योंकि यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कर्ज लेकर कितना बांट देंगे, खैरात कितना बांटेंगे, और फिर इससे बिहार का भला होगा कि नुकसान होगा। कई दूसरे प्रदेशों की स्थिति हम और आप देख चुके हैं। तो आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, और यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।